एक उसके बाद में जो है सो कि आपका मेंबरशिप आईडी नंबर, कितना जमा किए, किस डेट को जमा किए। तो ये 4-5 चीजें सब लोग सही सही भर रहे हैं। सर्टिफिकेट भी जो है सो कि स्कैन करके डाला जा रहा है, आधार कार्ड डाला जा रहा है, जिसके पास पैन कार्ड है वो पैन कार्ड डाल रहे हैं। अब मिसमैच क्यों हो रहा है? ये तो बहुत बड़ा बात है। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं कि जब सहारा मैनेजमेंट को ही वेरिफिकेशन करना है, सीआरसी के पास कोई डाटा नहीं है, क्योंकि पैसा लिया सहारा मैनेजमेंट ने, पैसा जमाकर्ता ने दिया, जमाकर्ता के पास रसीद है, तो जितना उसके पास डॉक्यूमेंट है वही तो वो डालेगा ना। हर सर्टिफिकेट पे मेंबरशिप आईडी नंबर लिया हुआ है, अकाउंट होल्डर का नाम लिखा हुआ है, अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, रसीद नंबर लिखा हुआ है। वही डाटा तो जो पॉलिसी होल्डर डाल रहा है पोर्टल पे, कुछ गलत कहां डाल रहा है? अगर किसी ने गलत डाल दिया तो ये चलिए कि एक एक्सेप्शनल केस है कि उसको सुधार लेगा पोर्टल ने, अगर उसको नोटिफिकेशन दिया कि ये आपने गलत जानकारी दी। मगर वेरिफिकेशन जब सहारा मैनेजमेंट कर रहा है और सारी चीज सहारा मैनेजमेंट को दिया जा चुका है, वो जो चूंकि पोर्टल हम निवेशकों से पूछ करके और हमारी राय से, और हम संगठन के जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, प्रवक्ता हैं, हम लोगों से किसी से कोई राय नहीं, भारत की जनता से किसी से कोई राय नहीं लिया था सहारा मैनेजमेंट ने और सीआरसीएस ने। इसमें सहारा मैनेजमेंट के लोग और सीआरसीएस के जो डिपार्टमेंट के लोग थे। तो ये तो हमारे साथ धोखा हुआ है, तो सरकार को भी इस धोखे का नतीजा भुगतना पड़ेगा। हम अभी पहले हम रो चुके हैं, सरकार को रोना पड़ेगा। इस लायक नहीं रखेंगे कि वो विपक्ष में बैठ सके, हमें ये याद रखना है। और यदि किसी को प्रॉब्लम क्या है कि जो काम इनकम टैक्स विभाग का है वो भी सेंट्रल रजिस्ट्रार के जो स्वाधिकारी कर रहे हैं, मैं इस लाइव के माध्यम से, मैं अनिल सिंह एडवोकेट आपको सावधान करता हूं, कृपया सीआरसीएस जो डेफिनेशन है, इसमें जो बैठे हुए आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, आपको जाहिर गवार नहीं है, आप कंपटीशन देख करके उस पोस्ट पे बैठे हुए हैं, तो कृपया आप अपने पद की गरिमा को रखिए। प्रिंट जो पावर जो है सो कि आप मत जाइए, आपके पास पावर जो है, सीआरसी का जो दायित्व है वही कीजिए। इनकम टैक्स विभाग पूछेगी कि कब इतना पैसा कहां से लाए और कितना जमा किए। इनकम टैक्स का काम इनकम टैक्स को करने दीजिए और सीआरसीएस का काम सीआरसीएस करे, यही बेहतर होगा। वरना आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। जो इस गम में, इस नशे में है कि हमारे ऊपर तो आईएएस आईपीएस का बैच लगा हुआ है, कोर्ट में नपते देर नहीं लगेगी, कोर्ट में आपकी वर्दी उतर जाएगी। कृपया ऐसा गुनाह न करें। और रही बात सरकार की, सरकार तो सहारा के साथ मिली भी है और सहारा मैनेजमेंट शुरू से ही बेईमान है। मैं आज बताता हूं, एज एजेंट, एज ए डिपोजिटर, मैं बतला रहा हूं आपके चैनल से। अब सहारा का काम क्या था? नया मुर्गा फंसाओ और पुराने लोगों का पेमेंट करो। नया मुर्गा मतलब नया पॉलिसी होल्डर को लाओ, ये एजेंटों के ऊपर में कार्यभार रहता था। आज मैं वो खुलासा आपके पास कर रहा हूं। दम है तो सरकार मुझे बुला ले, मैं कोर्ट में इस बात को प्रूफ करूंगा। वो एजेंट का आई कार्ड भी दूंगा और अपना वकील का कार्ड भी दूंगा और पार्टी का प्रवक्ता हो चुका वो भी कार्ड दूंगा। मैं सारे मामले प्रूफ कर दूंगा कि कैसे सहारा ने घोटाला किया है। एजेंटों को साफ साफ कहा जाता था, तुम्हें कमीशन नहीं मिलेगा, टीडीएस नहीं मिलेगा, इंसेंटिव नहीं मिलेगा, वार नहीं मिलेगा। पहले तुम नई पॉलिसी रोज रोज लाओ। हम लोग कहते थे कि सर सब लोग व्यवसाय कर रहा है, आपके पास कंपनी में पहले से पैसा जमा है, उस पैसा से आज मैच्योरिटी डेट हमारे पार्टी का है तो हमको पेमेंट दे दीजिए। हमारे जो पॉलिसी होल्डर हैं, इवन मैं भी गया था जो पॉलिसी होल्डर, कहा गया कुछ नहीं, आप पहले एजेंट हैं, इस चीज को याद रखिए, पॉलिसी होल्डर है बाद में भूल जाइए, सीधा यही कहा जाता था। मैंने बहुत पहले जैसे कि काम छोड़ भी दिया इसी के चलते। अब वो मैं खुलासा आज कर रहा हूं। सहारा मैनेजमेंट का एक ही फॉर्मूला है, जो एजेंटों के ऊपर और जो कलेक्शन जो करते थे मार्केट से, उनको कलेक्टर कहा जाता था, ना कि डीएम वाला कलेक्टर। उसको कलेक्टर समझने की गलती मत कीजिएगा पाठक सर। कलेक्टर और एजेंट को कहा जाता था बाजार से पैसा लाओ और पुराने वालों का पेमेंट कराओ, नहीं तो तुम्हारा कोड कैंसिल कर देंगे, सीधा धमकाया जाता था। और अगर कोई एजेंट ने गुस्ताखी की ऊंची आवाज में बोली, जैसे कि मैं तो बोलता हूं तो मेरी आवाज थोड़ी ऊंची है, मैं क्षमा चाहूंगा, तो कहा जाता तुम्हारा कोड कैंसिल कर देंगे, तुमको वित्तीय क्राइम में फंसा देंगे। और कई लोगों को बाकी में केस करके भेजा भी गया है, ये मेरे सामने की बातें हैं। तो ये सरकार और सहारा मिली हुई है। अगर ऐसा नहीं था तो मैं पूछता हूं, इतना बड़ा हिम्मत ये जुमलेबाज पार्टी का जो नेता है, जुमलेबाज अमित शाह, जो कहता है कि मैंने 370 समाप्त कर दिया, भारत से कर दिया, मैं उसको धन्यवाद कहता हूं, 35 से समाप्त कर दिया। सहारा का पेमेंट दिलाते वक्त इनकी मर्दानगी कहां चली गई थी? 56 इंच का सीना 6 इंच कैसे हो गया? मैं आज पूछता हूं इस मीडिया के माध्यम से, क्यों हो गया? क्या दम नहीं है? दम नहीं है तो सरकार आप हट जाइए। मैं कहता हूं सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मैं सरकार को आज सावधान करता हूं, हम बहुत मंत्री के दरवाजे पे घूम लिए, जरूरत है घूमेंगे, आने वाला इलेक्शन में इनको विपक्ष के लायक नहीं रखेंगे। और मैं आज यही कहता हूं कि जो लोग सरकार से अगर उब गए हैं तो बेहतर है वो आगे आए और चुनाव लड़ें और
समाज और सरकार को एक नई व्यवस्था दें, मैं उसका भी स्वागत करता हूं। लेकिन हाँ, अभी मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जो लोग दुखी हैं वो कोर्ट में भी आइए, मीडिया में भी आइए, अपनी बातें रखिए। और सीआरसीएस बहुत बड़ा सर एक डेथ ट्रैप है। सब कुछ सही रहने के बाद भी उसको पेमेंट नहीं मिल रहा है। और कहीं कहीं तो आज मैं आपके चैनल से कबूल कर रहा हूं, कुछ लोगों ने मुझे जो प्रूफ दिखलाया, चूंकि जब सीआरसीएस पे आप जब जानकारियां देते हैं तो वो लोग उसको डाउनलोड करते हैं, उसका प्रिंट निकालते हैं। तो मुझे कहा कि सर अनिल सिंह जी, जरा सा आप बहुत लाइव में आते हैं तो जरा सा हमको कुछ रोशनी दीजिए, जानकारी दीजिए, मदद कीजिए। तो उन्होंने जो दिखाया कि जो पोर्टल पे जो जानकारी दी थी, जब मैंने उस प्रिंट को उनके सर्टिफिकेट से मैच किया तो अकाउंट नंबर की जगह मेंबरशिप आईडी डाला हुआ था, मेंबरशिप आईडी की जगह रसीद नंबर डाला हुआ था। तो मैंने कहा भैया ये गलती है, तुमको सही सही सीआरसीएस ने तुमको नोटिस किया कि इसको सुधार लो। मगर आश्चर्य की बात है कि एक सप्ताह भी उसका नहीं हुआ केस देखे हुए मुझे, उसका पेमेंट 10,000 उसके खाते में आ गया 100% गलती के बावजूद भी। तो ये रियरेस्ट ऑफ द रियरेस्ट केस है। लेकिन हकीकत है 99.99% है कि लोगों ने सही जानकारियां दी है, फिर भी सहारा ने सबको ठगा है। आखिर ये घोटाला क्या कहलाता है। और रही बात सुब्रत राय की, तो सुब्रत राय के थैले के चट्टे बट्टे 2016-17 से हमारा विरोध कर रहे हैं। कई बार मुझे खरीदने की भी कोशिश की गई, कई बार मुझे धमकाने की कोशिश की गई, और कई बार तो आंदोलन के दौरान मुझ पर केस भी कर दिए गए हैं। कुछ मामले में तो बेल पर हूं और कुछ मामले में अभी भी बेल पर नहीं हूं। मैं इतनी हिम्मत करके, मुझे है कलेजा, 56 इंच का सीना मेरे पास है, मैं छाती ठोक के बोल रहा हूं कि मैं बेल पर नहीं। उठवा लो तो मैं सरकार को, मैं सुप्रीम कोर्ट में ले जाओ, इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाओ, वहीं का वहीं 1 घंटे में फैसला कर दूंगा उसी कोर्ट में। अगर दम है तो सुब्रत राय को भी बुला लो, और कोई बड़ा बड़ा वकील है तो उसको भी बुला लो। मीडिया ट्रायल जैसे कि भगत सिंह को फांसी देने से पहले बोलने का मौका दिया गया था, मैं भी फांसी पर चढ़ना चाहता हूं। अगर इस देश में न्याय मांगना गुनाह है, सत्य बोलना गुनाह है, तो मुझे भी दे दो फांसी। मैं जिंदा रहना भी नहीं चाहता हूं तो भारत में, मैं सुसाइड नहीं करने वाला हूं, लेकिन हाँ, लड़ते लड़ते शहादत को जरूर प्राप्त करूंगा। और इस सरकार को, और ऐसी जो मीडिया है जो बातें नहीं उठाती है, वो जो पुलिस ऑफिसर है जो एफआईआर और चार्जशीट केस जारी नहीं करते हैं, उसका मैं गवाह हूं। 12/4/2022 को केस किया गया एक धरना प्रदर्शन के दौरान में बुद्धा कॉलोनी थाने में। आज 3 साल हो गए, आज तक उसमें चार्जशीट केस जारी कुछ नहीं आया। इस तरह के मैटर को हम और मणिभूषण जी, हमारे कई साथी, को रोक रहा हूं अनिल जी, माफी चाहता हूं इसलिए क्योंकि अभी 2-3 लोग और बोलना है, मेरे पास वक्त की कमी बिल है और 10 मिनट मेरे पास है मैक्सिमम। तो अभय जी और कुशवाहा जी, नौशाद जी, संतोष भाई आज मैं आपको नहीं ले पा रहा हूं, राम सिंह आपको नहीं ले पा रहा हूं, आप लोग बोल चुके हैं। अगर बोलना चाहते हैं तो अभय जी, नौशाद जी, कुशवाहा जी को कौन बोलना चाहते हैं, बोलिए।